क्वेश्चन को लेके हमने कहा कि अभी तो पहला टेस्ट है आपका, अभी कितने लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, तो बस लास्ट में 1-2 सवाल मैं आपसे और पूछ लूँगा, उसके अलावा फिर इसके आंसर मैं आपको बता दूँगा। देखिए, लास्ट में बात आप ध्यान में रखने की है कि फिर किस तरीके से गलती कम से कम करें, कैसे एरर को मिनिमाइज़ करें। तो एक तरीका फिर हम अपनाते हैं, हमेशा कंपैरेटिव अध्ययन करिए। राष्ट्रपति को पढ़ते समय किसको कंपेयर करना है? राज्यपाल। संसद कंपेयर करते समय किसको कंपेयर करना है? विधानसभा। राज्यसभा को विधान परिषद, राज्यसभा को विधान परिषद, उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय। तो जितना कंपैरेटिव पढ़ेंगे, मिनिमम एरर आपके पास होंगे, क्लैरिटी ज़्यादा होती जाएगी। तो कभी भी राष्ट्रपति पढ़िए, यानी एक एक चीज़ को। अब एक एग्जाम्पल है कि राष्ट्रपति कैसे हटाया जाता है? राज्यपाल को वो तो राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे कि आप पढ़िए अटॉर्नी जनरल को, फिर एडवोकेट जनरल से। राज्य में क्या है? एडवोकेट जनरल है, संघ में अटॉर्नी जनरल है। फिर तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, उससे फिर किसको पढ़िए? उच्च न्यायालय से। जितने कंपेरेटिव स्टडी करेंगे, कंफ्यूजन कम से कम होता जाएगा और चीज़ें साइंटिफिक बनेंगी। फिर किससे कंपेयर करेंगे? लोकसभा को विधानसभा से। जैसे एग्जाम्पल आपसे पूछें कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या है मतलब, मैं संविधान के हिसाब से पूछ रहा हूँ, अलग अलग होगी तो पता है। संविधान कुछ कहता है, नहीं कहता है? अधिकतम 500, 60 से कम नहीं होगी। तो फिर सिक्किम में विधानसभा की सीट कितनी है? इसका मतलब आर्टिकल 371 के बहुत ऐसे क्लॉज हैं जो एक्सेप्शन बनाते हैं। 60 से नीचे जिनकी विधानसभा सीटें हैं, उनके प्रावधान अनुच्छेद 371 के विभिन्न क्लॉज अलग से बनाए गए। अब कंपैरिजन करके लोकसभा, अब एग्जाम्पल बताएं, लोकसभा तो खेल खेल में पढ़िए, दबाव लेके मत पढ़िए। मेरी इसलिए मैंने कहा जिनका सवाल गलत हो गया हो एकदम चिंता की बात न करें, जिन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया और खुश होके जाए, क्योंकि तो अभी शुरुआत है भाई। अभी फिर बार हम मार्च में मिलेंगे होली के बाद। तो अब कहने का मतलब है कि आराम से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि टेस्ट देने का पर्पज, डिस्कशन में पर्पज, अगर आप यहाँ से निराश होकर गए तो इसका बड़ा खतरनाक पर्पज है। इस समय तो इसको नकारात्मक प्रभाव है, तो कोई भी गलती हो जाए तो भाई अगली बार हम गलती दूर कर लेंगे, तो इसलिए उसके ऊपर एकदम दबाव मत लीजिए। जैसे एग्जाम्पल आपको बताएं किस तरीके से हम कंपेरिजन करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई गतिरोध हो जाए तो ज्वाइंट सेशन होगा, नहीं होगा? होगा। लेकिन अगर यही गतिरोध विधानसभा और विधान परिषद के बीच हो जाए तो क्यों क्यों नहीं होगा? ऐसे सभी राज्यों में इसलिए नहीं होती, इसलिए नहीं है। मैं बात को अलग तरीके से पूछूं कि कोई भी राज्य विधान परिषद राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को कितने दिन तक रोक सकता है? कितना? क्लियर नहीं है इस बात पे आपको? 3+1, 3 महीने प्लस 1 महीने, मैक्सिमम 4 महीने। अभी क्लियर होना चाहिए कि विधान परिषद कितने दिन तक वो रोक पाएगी। बड़ा सिंपल सवाल आता है, जैसे कुछ चीजें मेरे को क्लियर होनी चाहिए, बच्चे एकदम नहीं याद कर पाते। मैं क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें मत पढ़िए, वित्त आयोग के क्या काम है फिंगर टिप्स से होने चाहिए। धन विधेयक का मतलब क्या है, ये बात याद होनी चाहिए। विधान परिषद के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, तरीका क्या है, कहाँ कहाँ से होंगे, बेसिक बातें ही आई उसमें बार बार पूछे, तो इन्हीं बेसिक बातों को अवॉइड करके हम चलते हैं। अब हर चीज कंपेयर कर लीजिए। जैसे कि फिर मैं आपसे पूछूं कि वित्त आयोग का एक सदस्य न्यायाधीश होना चाहिए, जानते हैं हम न्यायाधीश होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो न्यायाधीश मतलब किस उच्चतम न्यायालय की योग्यता वाला होना चाहिए? उच्चतम न्यायालय या कोई भी? क्या गलती आपने कर दी? हमें ऐसा आभास होता है कि वित्त आयोग है तो उच्चतम न्यायालय का होना चाहिए, है हाई कोर्ट के न्यायालय की योग्यता वाला कोई व्यक्ति।
जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हो सके वित्त आयोग का वो व्यक्ति एक सदस्य होगा। कितनी बेसिक सी बात है। अंतर्राज्यीय परिषद के मेंबर क्या है, क्षेत्रीय परिषद, पूर्वोत्तर परिषद, तीनों को एक चार्ट लिखिए, तीनों को चार्ट बनाइए आराम से। अच्छा इसका ये काम है, ये संरचना है, ये काम है। बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़ना है। मैं पीटी के बिल्कुल अब इसे हमने कंपैरिजन किया। फिर अगला चार्ट आप बना लीजिए, यहाँ पे आप लिखिए एक तरफ अंतर्राज्यीय परिषद। जितने स्मार्ट हैं उतने ही स्मार्टली आपको पढ़ना है। बस एक ही बात ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय परिषद इसको एक कॉलम में लिख लिया, फिर दूसरे कॉलम में लिख लिया क्षेत्रीय परिषद। फिर लिखिए, कंपेयर करके पढ़िए, बिल्कुल आपकी गलती मिनिमाइज होती जाएगी। एक एक पेज पे लिख के एक बार, दो बार, तीन बार देख लेंगे। फिर पूर्वोत्तर परिषद, इनकी संरचनाएं क्या है, इनके काम क्या है, क्योंकि इनकी बैठकें लगातार होती रहती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद में कौन शामिल होता है? अगर मैं एक सिंपल सवाल पूछूं, तीनों में राज्यपाल किसमें शामिल होता है? राज्यपाल केवल पूर्वोत्तर परिषद में शामिल होता है। अब ये ध्यान रखने की बात है, कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसमें कौन शामिल हो सकता है, किसमें कौन नहीं। तीनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य किसमें शामिल होते हैं? किसमें? धीरे से आप बोल रहे हैं। जब आप धीरे से बोलते हैं तो पता चलता है अंतर्राज्यीय परिषद। कई लोग तो मुंह खोल देते हैं, मतलब कि भीड़ में मामला चल गया। ऐसे नहीं, क्लियर कट एकदम से। मैंने कहा ना ना, बिल्कुल गलत बात नहीं है, कंफ्यूजन गलत बात है। नाना है तो कल आपको पता चल जाएगा। नाने से कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। सवाल नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। ऐसा कौन सवाल था जो नहीं हुआ? अगली बार हो जाएगा। कहने का मतलब ये बिल्कुल क्लियर कट रहे, ये है तो है, इत्मीनान से पढ़ लीजिए। भाई 6 केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेंबर अंतर्राज्यीय परिषद में होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। वो तो पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन का मतलब एक पद पर रहने के कारण दूसरा पद मिल जाए। जैसे आप शादी करते हैं, पति तो बनते हैं, उसके अलावा कुछ रिश्ते उसी के साथ मिल जाते हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा ज्यादा। हाँ, जीजा वैसे बन जाते हैं। तो जीजा पदेन बने कि पदेन, एक पद पर रहने के कारण दूसरा पद मिल जाए। अब कहने का मतलब है जैसे, और एक बात ध्यान रखिए, शपथ ग्रहण देखिए, जैसे कार्य वैसे शपथ ग्रहण, जैसा काम वैसे, एकदम स्मार्टली याद करिए। राज्यसभा के मेंबर के कार्यकाल कितने हैं? 6 साल। लोकसभा के, लोकसभा का सदस्य होने के लिए कितना उम्र चाहिए? राज्यसभा का? क्यों? क्यों? और अभी देखो फर्क आ गया। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? कितनी? 35। राष्ट्रपति? 35। और एक 35 वर्ष चाहिए, लेकिन फिर भी आज तक के यंगेस्ट जो राष्ट्रपति हुए वो भी 60 साल में हुए। 60 साल के पहले कोई राष्ट्रपति हो नहीं पाया। इसे निराश होने का है। इसकी कंपैरिजन करके, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कट कंपैरिजन करके पढ़िए। अब फिर मैं एक सवाल आपसे बताऊं, लिखिए सवाल वर्तमान घटनाक्रम पे। जो चीज आप रोज रोज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, मैं आप सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि यही न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, पहले न्यूज़पेपर नहीं, पहले बेसिक्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, पहले पॉलिटी की बेसिक जानकारी रखिए। नहीं तो न्यूज़पेपर में वो घटनाएं आपको निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। आपका पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, तभी आपको करंट अफेयर जैसी कोई चीज समझ में आएगी। नहीं तो आपको लगता है या तो हर चीज करंट अफेयर है, या तो फिर वो घटना निकल जाएगी आपके निगाह से, पड़ेगी ही नहीं। यानी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे सामने कौन गुजर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे तलाश किसकी है। ये इंपॉर्टेंट होता है। बड़े सारे लोग आंखें से गुजर जाते, लेकिन मुझे तलाश किसी और की थी। मेले में जाके मैं अकेला रह गया। लिखने की बात है, लिखिए। लिखिए। अब एक वर्तमान घटनाक्रम पे जो बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो मैं इस बात को चेक करना चाहता हूँ। लिखिए, उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों से, विभिन्न उच्च न्यायालयों से
उच्चतम न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों से सुनवाई के लिए कोई भी मामला अपने पास मंगा सकता है या विचार के लिए कोई भी मामला अपने पास मंगा सकता है। विचार के लिए कोई भी मामला अपने पास मंगा सकता है। ये सवाल मैं कैसे बना रहा हूं? अभी आपने सेम सेक्स मैरिज के मामले में अनेक हाईकोर्ट में याचिका लंबित थी, सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिकाओं को अपने तरफ बुलाया। धर्मांतरण के मामले में अच्छा कितने राज्यों में धर्मांतरण कानून बन गए हैं? अब देखिए न्यूज में रोज रोज बात आ रही है। 9 राज्य 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें धर्मांतरण संबंधी कोई कानून बन चुके हैं, संसद कोई कानून नहीं है। अब कहने का मतलब जो चीज आप न्यूज आप हफ्ते 10 दिन सुन रहे हैं एक दिन से, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। हर घटना इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन जो लगातार चल रही है लगातार। इसमें जीएस के स्टूडेंट होने की आपको जीएस पूछा है, जी के नहीं है, जनरल अवेयरनेस, आसपास की चीजों पर कितने अवेयर हैं, ये आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है। वो सब रटी रटाई बातें नहीं, पुरानी बातें पढ़ के 4-6 साल पहले बातें पढ़ के एग्जाम में मतलब ही नहीं उससे। अभी आप आसपास घटनाओं के कितने सेंसिटिव है, कितने अवेयर है, यही तो जीएस है। तो यही तो मैं पूछूंगा आपसे, मैं थोड़ी पूछूंगा कि प्यारे बच्चों बताओ उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 131 में क्या शक्तियां हैं, और जना के संघ राज्य के बीच के झगड़े को हल करना। ये तो कई बार इतने सिंपल भी सवाल पूछे गए हैं। ये संघी विवाद किसे कहते हैं? 131 का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन संघी विवाद को पूछा गया। बड़ी ये तो बेसिक सवाल हो गया था, अप्लाइड बेस। अब आंसर लिखिए, इसका ऑप्शन लिखिए, क्या लिखा आपने? हाँ, ये उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति है। उच्चतम न्यायालय की यह शक्ति है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक। ऑप्शन नंबर ए संवैधानिक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त। संसदीय विधि द्वारा प्रदत्त। ऑप्शन सी जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन डी न्यायपालिका की नई पहल के अनुसार विवादों को शीघ्र हल करने की रणनीति। ऑप्शन क्या है? क्या क्या होगा? आपको याद दिला दें, ऑप्शन नंबर ए उच्चतम न्यायालय को 139 में पावर है। ये मैंने वो आर्टिकल क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपका ध्यान आर्टिकल पर नहीं जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए। अगर आर्टिकल एक आध कभी पूछा जाता है तो जो महत्वपूर्ण, क्योंकि अगर हम बार बार आर्टिकल फोकस करेंगे तो आपका ध्यान कॉन्सेप्ट से हटकर कहाँ चला जाएगा? आर्टिकल पे। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि कभी कोई आर्टिकल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जितना हम पढ़ेंगे कम भर के याद हो जाएगा, बाकी आर्टिकल हम पीछे करते हैं। अब देखिए, इसका मतलब है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी उच्च न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगा सकता है। लेकिन क्या एक राज्य का उच्च न्यायालय, अगर बहुत बेसिक बात पूछे, क्या एक राज्य का उच्च न्यायालय किसी राज्य के अंदर अपने मामले को जनपद न्यायालय से किसी दूसरे राज्य में भेज सकता है? तो लॉजिकल बात है, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्य तक सीमित होता है। तो एक बात पढ़ के दूसरा लॉजिक भी करिए। उच्च न्यायालय की जितनी शक्तियां आपने पढ़ रखी हैं उसके हिसाब से गेस कर लीजिए कि नहीं, ये उच्च न्यायालय कभी नहीं कर सकता, ये उच्चतम न्यायालय ही करेगा। जहां राज्य और राज्य के बीच स्थानांतरण होगा या जहां उच्च न्यायालयों से अपने पास मंगाने की प्रवृत्ति होगी, ये उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक शक्ति इसीलिए है। और इसलिए उच्चतम न्यायालय कहा भी जाता है कि अपील का एकमात्र न्यायालय है, क्योंकि विधि संविधान की व्याख्या अंतिमतः एक ही तो होनी चाहिए। तो एक व्याख्या कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय। अब आपसे ऑप्शन में पूछूं, संवैधानिक पीठ का प्रावधान कहाँ होता है? उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, जनपद न्यायालय में, या सभी में? केवल उच्चतम न्यायालय में। ये बेसिक बातें हैं भाई, 5 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच क्या होती है? संवैधानिक।
और संविधान की पीठ की बात केवल उच्चतम न्यायालय में होती है, क्योंकि वही संविधान का संरक्षक है। उच्च न्यायालय में संवैधानिक पीठ जैसी कोई बात नहीं होती। बड़ी बेसिक बेसिक। पिछली बार सवाल किसको अपने एक सवाल और लिखिए न्यायपालिका से। अच्छा, अभी मैं सवाल का आपको ये सवाल बता दूं या इसके उत्तर बता दूं? क्योंकि इसके उत्तर तो आपको मिल भी सकते हैं। मैं इसके पहले उत्तर बता दूं आपको? क्या करें? अच्छा, सवाल लिख लेंगे, क्योंकि ये उत्तर तो मैं आपके पास वैसे भी बंटवा दूंगा, व्हाट्सएप हो जाएगा ये उत्तर आपके पास, सभी के पास तो मैं दो चीज बस टेस्ट कर लूं कैसे आप बेसिक बातें बार बार पकड़ने की आवश्यकता है। एक सवाल लिखिए फिर न्यायपालिका से। जनपद न्यायालय को शक्तियां प्राप्त हैं। जनपद न्यायालय को शक्तियां प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर 1, मूल अधिकारों की रक्षा। जनपद न्यायालय को शक्तियां प्राप्त हैं। ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकारों की रक्षा। ऑप्शन नंबर बी, सिविल आपराधिक विवादों का समाधान। सिविल आपराधिक विवादों का समाधान। सिविल आपराधिक विवादों का समाधान। ऑप्शन नंबर सी, संसदीय। ऑप्शन नंबर सी, संसदीय विधियों की वैधानिकता का परीक्षण। संसदीय विधियों की वैधानिकता का परीक्षण। और ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक आदेशों की असंवैधानिकता का परीक्षण। प्रशासनिक आदेशों की असंवैधानिकता का परीक्षण। ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा? बी मतलब? हाँ बिल्कुल क्लियर, बट एकदम क्लियर कट मामला है। जनपद न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। ये बात क्लियर कट होना चाहिए। जनपद न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कोई ऐसा इम्पीचमेंट मोशन जैसा कोई प्रावधान नहीं है, रिमूवल प्रोसेस जैसा कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति के लिए बात की गई है, लेकिन सामान्यतः हम न्यायाधीशों के लिए शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वैसे संविधान में इनके लिए केवल रिमूवल शब्द का प्रयोग है, इम्पीचमेंट शब्द का प्रयोग नहीं है। और अब एक एग्जाम्पल आपसे पूछें तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछता चलूं, जैसे कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, तीनों में किसी अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त हैं, सुपरविजन के पावर प्राप्त है। किसको? आप याद रखिए, सुपरविजन की पावर केवल हाईकोर्ट को प्राप्त है, जो अपने से अधीनस्थ न्यायालय या जनपद न्यायालयों पर नियंत्रण का कार्य करता है। अब मुझे बताइए कि किसी न्यायालय में जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है, किसी न्यायालय में जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट है वो किसकी सुनवाई करता है? सिविल मामलों की या आपराधिक मामलों की? तो आपको हम याद दिला दें, जनपद न्यायालय के नीचे जनपद न्यायाधीश के, एक बार ISPT में सवाल पूछा गया है, क्या जनपद न्यायाधीश के द्वारा किसी व्यक्ति को उच्चतम दंड या मृत्यु दंड दिया जा सकता है? उत्तर है यस। मैक्सिमम दंड जनपद न्यायालय ही देता है। जनपद न्यायालय सेशन जज भी होता है और सिविल जज होता है। उसके नीचे 2 विंग होती है, एक है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये उसकी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और इधर है मुंसिफ मजिस्ट्रेट। मुंसिफ मजिस्ट्रेट हमेशा सिविल मामलों की सुनवाई करता है। क्रिमिनल मामलों की सुनवाई का मतलब है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, और इधर आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, यानी ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सारे क्रिमिनल मामले की सुनवाई करते हैं। मुंसिफ मजिस्ट्रेट सिविल मामलों की सुनवाई करता है। ऐसी बेसिक बेसिक बातें इसमें खूब पूछी जाती हैं।
अब जरा थोड़ा सा टॉपिक बदल दें कि न्यायपालिका से हमने 2 दिन बता दिया, आपको राष्ट्रपति से बता दिया, किसी संसद से बताया, संघीय शासन से लिखे, संघीय से एक भी सवाल नहीं बताया मैंने। सबसे पहले संकल्पनात्मक सवाल है, संसदीय शासन सॉरी संघात्मक में सबसे पहले संकल्पनात्मक। देखो सिविल मामले का मतलब होता है जैसे जो मामला दो व्यक्ति के बीच का हो, सिविल है, शादी विवाह करना दो लोगों का मामला है, सिविल मामला है। आपराधिक मामले का मतलब है जो पूरे समाज के लिए घातक है, जिसका प्रभाव पूरे समाज पे पड़ रहा है। इसे ए ने बी का मर्डर किया, तो केवल बी का मर्डर नहीं हुआ, पूरे समाज की व्यवस्था टूटी। तो ऐसे मामलों को हम क्रिमिनल श्रेणी में रखते हैं, जिसमें हत्या, डकैती, ये सब सही शिकायतें आती हैं। क्या लिखा आपने? हाँ, संकल्पनात्मक सवाल संघीय शासन से। देखिए, संघीय शासन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है संघीय शासन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता है ऑप्शन नंबर 1, संघात्मक शासन की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता ऑप्शन नंबर 1, उच्च सदन की उपस्थिति, उच्च सदन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। ऑप्शन नंबर बी, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। ऑप्शन नंबर सी, दो प्रकार की सेवाएं, दो प्रकार की सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या होगा? डी फॉर दिल्ली, डी होगा। आप लोग बताइए क्या होगा? मैं क्या टिक करूं मैं? क्या ए होगा? मतलब क्या होगा कि ए होगा? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब हमें आंसर कंफ्यूज करता है तो फिर हम इधर उधर घूमते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में होता है कि आप मैंने सही टिक मारा, लेकिन बगल वाला है नहीं, सी मार, सी 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 मार, या वॉशरूम में सेटिंग कर रखे हुए हैं कि मिलना आधे घंटे बाद, अपना गलत काट किसका टिक कर लिया। इसलिए अगर एक बार ऑप्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ये डेंजरस है। तो क्या होना चाहिए बताइए? ए कितने लोग बता रहे हैं? डी कितने लोग बता रहे हैं? बाकी ऑप्शन भी है, कौन है? ऑप्शन डी सही है। आपको हम याद दिला दें, इसमें हमने संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मिस कर रखी है। आपको याद दिला दें, अब देखिए कैसे पढ़ा जाता है चीजों को। अब जरा अब ध्यान दीजिए, संघवाद की आप याद रखिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आती है। अगर इसमें कई बार तो अगर वो ऑप्शन में जानबूझ के दिया ही नहीं, मुझे लगा उस पर आप आसानी स्टिक कर देंगे। मैंने संघवाद की सारी द्वितीयक विशेषताओं का उल्लेख किया। ये संघवाद की सारी विशेषताएं हैं, सही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जितने भी ऑप्शन है वो सब सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? डी। क्योंकि आप याद रखिए संघवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, ध्यान रखने की बात है, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। अगर कोई भी ऑप्शन में आ जाए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, पहला टिक आपको दिया शक्ति का विभाजन, पहला टिक वही मारेंगे। अगर यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका के बजाय शक्ति का विभाजन होता तो पहला टिक मैं वो प्रेफर करता, वही नहीं है। दूसरा मामला है लिखित तो सर्वोच्च संविधान, वो भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, वो ऑप्शन है। तो उसके बाद चौथे, पांचवें, छठे सभी आते हैं।
और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि राज्यों का संविधान में संशोधन की सहभागिता ये भी संघीय शासन का लक्षण है। राज्यसभा संघीय शासन का लक्षण है ही है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी ऑप्शन गलत हैं, ये ऑप्शन सही है। ये संकल्पनात्मक सवाल का एग्जाम्पल है। अब सूचनात्मक सवाल आप लिखिए संघवाद से, देखिए अगला सवाल है सूचनात्मक लिखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सूचनात्मक सवाल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या कोई गड़बड़ हुआ क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मेरा स्टूडेंट कहाँ गया जो भी मैच देख रहा था? पहला पॉइंट लिखिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 को हुआ। पहला ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ। अंतर्राज्यीय परिषद गठन 1990 में हुआ। ऑप्शन बी क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण 1957 में हुआ। क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण 1957 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल संविधान के अनुसार जिस राज्य में नियुक्त होगा उसका निवासी नहीं होगा। धैर्य रखिए। जिस राज्य में नियुक्त होगा उसका निवासी नहीं होगा। उसका निवासी नहीं होगा। सही कथन की पहचान निम्नलिखित कूटों से कीजिए। प्रश्न लिखिए, सही कथन की पहचान निम्नलिखित कूटों की सहायता से कीजिए। सही कथन की पहचान निम्नलिखित कूटों की सहायता से कीजिए। तो आपके पास ऑप्शन पहला है। कूट बताने के पहले आप बता दीजिए, मुझे लिखवाने की जरूरत ना पड़े। बताइए चारों में से क्या सही है क्या गलत है? क्या ये सही है? पहला ऑप्शन सही है नहीं है? है या नहीं है? याद रखिए, अंतर्राज्यीय परिषदों की नींव 1990 में बीपी सिंह ने की थी। और मैं फिर कहा, कोई चीज पढ़ने से पहले 1990 पूरी कहानी बना लीजिए। यानी 1990 का मतलब है मैंने प्यार किया से जस्ट 2 साल पहले। 1992 में हिंदी फिल्मों का नया सितारा सलमान खान उभर रहा था। यानी किशोर कुमार की मृत्यु के जस्ट 10 साल बाद 1980 में किशोर कुमार नहीं रहे। अरे 1990 में कोई आपके घर का बच्चा उच्चा पैदा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। आपके किसी प्रिय का बर्थडे होगा? नहीं होगा। एसोसिएट करने का मतलब, मेरे कहने का मतलब, किसी से देख लीजिए आप 1990। तो अब सवाल है कि अब देखिए ये चीजों को इंटरटेनिंग बना के लिखिए, किससे कहानी से जोड़ लीजिए, तभी चीजें बोझ नहीं बढ़ेंगे। तो बीपी सिंह सरकार थी और पहली बार बीपी सिंह सरकार को बहुमत था नहीं, और बीपी सिंह सरकार ये सिद्ध करना चाहती थी कि जो कांग्रेस है वो ज़्यादा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखते हैं। और संयोग की बात है, इस बात को पहले से सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन 1988 में आ चुकी थी।
सरकारी कमीशन ने खुद कहा था 263 को इम्प्लीमेंट करिए, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करिए, और 263 में इसकी बात पहले से की गई, तो बीपी सिंह ने स्थापित की थी, पहला कथन सही है। अब दूसरा दूसरा क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना कब हुई? 1956 में। अरे भाई, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, ये बहुत लैंडमार्क फजल कमीशन बना। फजल कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो और इसी पहली बार राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के कारण ही बाकायदा राज्यों के बीच एकता स्थापित करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए फिर स्थापित हुआ था जोनल काउंसिल। तो दूसरा कथन गलत है, दूसरा गलत हो गया। तीसरा क्या है? संघ सरकार के पास है, तो एकदम आपने सही बता दिया। इतना ही क्लियरिटी होनी, जैसे अब एकदम बताया, एकदम एक राय से बात आई। लास्ट ऑप्शन क्या? अब देखिए, इसमें फंस गए आप। एक ओपिनियन नहीं आ पा रही है, सही है गलत है? तो आपको मैं बता दूं, संविधान में ऐसा कोई, अब ये आप कहां चेक करेंगे? इसी इन्हीं बातों को चेक करने के लिए वेयर एक्ट होता है। इन्हीं बातों को चेक करने के लिए वेयर एक्ट होता है। वेयर एक्ट हमेशा नहीं पढ़ा जाता। जैसे आपने न्यूज देखा कि क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है, तो एक बार, खैर क्षेत्रीय परिषद की बात तो संविधान में मिलेगी नहीं आप, क्योंकि वो स्टेचुटरी बॉडी है। तो आपको हम बता दें, ये परंपरा है, ये हमारे यहाँ परंपरा है कि राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस राज्य का निवासी नहीं होता है, परंपरा है। और राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होता। संविधान में ऐसे कोई प्रावधान उल्लिखित नहीं है, संविधान में प्रावधान उल्लिखित नहीं है। इसका मतलब अभी राज्यपाल के विवाद की बात है, तो मैं कई तरीके से सवाल को पूछ लूंगा। अब बताइए, इसी बहाने राज्यपाल से एक सवाल का जवाब बताइए मुझे, ऐसे ही बताइए, राज्यपाल अनुच्छेद 200 में किसी विधेयक को रिजर्व कर सकता है? क्यों क्यों कर सकता है वो? क्यों, कोई बेस है या ऐसे ही जब चाहे तब? ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं क्यों कर सकता है, ऑप्शन आप टिक करिए। पहला, संघ सरकार का निर्देश इसलिए, राज्य लोक सेवा आयोग की शक्ति प्रभावित हो रही इसलिए, उच्च न्यायालय की शक्ति प्रभावित हो रही इसलिए, चौथा, सिविल सेवकों की शक्ति प्रभावित हो रही इसलिए। क्या आपको याद दिला दें, अनुच्छेद 200 में लिखा गया है उच्च न्यायालय की शक्ति प्रभावित हो रही है इसलिए। अनुच्छेद 200 में केवल उच्च न्यायालय की बात की गई है। इस दफा हमारे यहाँ राज्यपाल ने केरला एजुकेशन बिल, जो पहला मामला था 200 में रिजर्व करने का, केरला एजुकेशन बिल के बारे में आपसे पूछा भी गया है, यूपीएससी पीटी में सवाल है। तो केरला एजुकेशन बिल पहला मामला था। अब संविधान में केवल उच्च न्यायालय की बात है। व्यवहार में कई बार ऐसा भी होता है कि राज्यपाल जब चाहे तब किसी विधेयक को रिजर्व कर सकता है। अब उसके सरकारी कमीशन 4 महीने के समय बताया है कि 4 महीने के भीतर राज्यपाल को हाँ या ना कहना चाहिए, लेकिन राज्यपाल नहीं कह रहा है। तो वहाँ पर अगर विवाद जैसे एन रवि का आ रहा है, तो आप वहाँ जाकर सरकारी कमीशन देख लेंगे, फिर देख लेंगे राज्यपाल के बारे में क्या प्रावधान है। पूंछी कमीशन ने क्या कहा है कि इस एक्शन को अगर हमें पीछे करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में क्या हमारे पास ऑप्शन है। और अभी आपने देखा होगा कि बड़ा विवाद हुआ था कि हमारे यहाँ तमिलनाडु के राज्यपाल ने क्या किया था कि एक लिखित भाषण दिया सरकार ने पढ़ने के लिए, पढ़ने से मना कर दिया। ऐसा संविधान में है या नहीं है? संविधान में कहीं लिखा ही नहीं गया। कई बातें तो बिल्कुल परंपरा पे छोड़ दी गई हैं। अच्छा, परंपरा पे बात, और ये पीटी में समझ में आने की बात है। इसे कई बार हम वेयर एक्ट देख लेते हैं कि अच्छा, अगर जो नहीं लिखा गया इसका मतलब सारी बात परंपरा पे है, जो नहीं लिखा गया है उसका मतलब सारी बात कहाँ पे है? परंपरा पे है। एक सवाल और लिखिए। हाँ बताइए, क्या करें? हाँ, परंपरा के हिसाब से सही है, संविधान में नहीं है। ये परंपरा ही है, संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं है, संविधान में नहीं है। तो ठीक है, वह जैसा प्रश्न वो उत्तर सही दे, मैंने वो आंसर बता दिया, जैसे मर्जी वैसे टिक कर लीजिए।
अच्छा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगला प्रश्न लिखिए। किसी ने कुछ पूछा क्या? हाँ, मैं तो ठीक है। ठीक है। अरे भाई, सीधे हमने संविधान सीधा ऑप्शन डी में लिखा गया है। और दूसरी बात है, ऊपर वाली बातें, ऊपर वाले अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संविधान में थोड़ी है। 263 है ना, वो निर्माण कब किया गया तो व्यवहारिक बात है। 1990 में निर्माण किया गया, व्यवहारिक बात है। इन्फॉर्मेशन है ना। अगला सवाल लिखिए। अगला प्रश्न लिखिए। देख, कहां मैं आपको फंसा सकता हूं। लिखिए। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत रूप में। ऑप्शन नंबर एक, व्यक्तिगत रूप में। ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक रूप में। ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक रूप में। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत सामूहिक दोनों रूप में। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जनता के प्रति। ऑप्शन नंबर डी, जनता के प्रति। क्या सही होगा? याद रखिए, व्यक्तिगत रूप में किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप में किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। अब यहाँ ऑप्शन देखने, कई बार दो ऑप्शन आता है। कई बार यह है कि सामूहिक रूप में किसके प्रति है। अगर संसद है, संसद, संसद के बजाय लोकसभा लिखा हो तो किसको करेंगे? या निम्न सदन। ऑप्शन करेंगे निम्न सदन। और जनता के प्रति, ये बात तो व्यवहारिक है कि जनता के प्रति है। मूल रूप में हमारे यहाँ मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में। अगला एक संकल्पनात्मक सवाल लिख लीजिए। अगला सवाल है, अगला सवाल। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मूल अधिकारों के संबंध में अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, मूल अधिकार सभी विधियों से ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी होते हैं। मूल अधिकार सभी विधियों से ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी होते हैं। तीसरा, दूसरा, दूसरा, ये राज्य की शक्ति को बढ़ाते हैं। दूसरा ऑप्शन, ये राज्य की शक्ति को बढ़ाते हैं। ये राज्य की शक्ति को बढ़ाते हैं। तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में सहायक हैं।
व्यक्ति के व्यक्ति विकास में सहायक है। अंतिम पॉइंट, संविधान में मूल अधिकारों का पूर्ण, व्यापक और निःशेषकारी उल्लेख है। एग्जॉस्टिव। संविधान में मूल अधिकारों का पूर्ण, व्यापक और निःशेषकारी, एग्जॉस्टिव। संविधान में मूल अधिकारों का एग्जॉस्टिव उल्लेख है। क्या ऑप्शन टिक करेंगे? अब क्या ऑप्शन टिक करेंगे? क्या? अब आप ये याद रखिएगा, अगर संविधान के हिसाब से कहा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मूल अधिकार का मतलब है कि एक तरफ 1000 संसद की विधियां रखिए और दूसरी तरफ अनुच्छेद 19 रखिए, कौन भारी? इसलिए फंडामेंटल है कि बाकी सबको मेंटल बना देता है। जो हमने कहा व्यक्तित्व विकास के लिए सहायक है, वो फंसाने के लिए मैंने आपको कहा। ये लीगल डिफिनेशन मूल अधिकार की नहीं है, नैतिक परिभाषा मूल अधिकार की है। अगर दोनों में से हमें चूज करना पड़ेगा तो पॉलिटिकल स्टूडेंट होने नाते पहली परिभाषा हम कहाँ चूज करेंगे? उसका लीगल महत्व, नैतिक महत्व नहीं है। ये बात सच है कि मूल अधिकार है, नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है। ये सबसे बड़ा फीचर ये है मूल अधिकार का मतलब, जो राज्य को शक्तिशाली करते हैं, कमजोर करते हैं। धीरे से बोल रहे हैं, मूल अधिकार राज्य को कमजोर करते हैं, शक्तिशाली नहीं करते। अच्छा, कुछ अब सवाल, अब देखिए इसका आंसर भी मैं आपको बता ही दूं। अच्छा, केवल टिक कर लीजिए फटाफट, नहीं तो ये छूट जाएगा। तो कॉमेंट्स के बाद फिर आप चाहेंगे सब सवाल बता देंगे, खत्म कर देंगे क्लास। इसका आंसर लिख ही लीजिए, नहीं मान लो छूट जाए तो। केवल आप टिक करते जाइए, तेजी से टिक करिए, या तो एक अलग पेपर से टिक कर लीजिए, बजाय पेपर पलटने का झंझट भी नहीं रहेगा आपका। अच्छा ठीक है, पहले का बी, बी फॉर भूगोल। हाँ, सेकंड का बी, थर्ड का बी, तीनों बी। चौथे का डी, डी फॉर, आप देखा डॉग, यही कहेंगे डॉग। डी फॉर डल ही नहीं, देखिए यार ये छोटा विचार मत रखो यार, डॉग। अच्छा, आजकल तो डॉग बड़ा, मैं देख रहा था शादी में डॉग जा रहा है। एक शादी में गया, वहां पता दुल्हन दो डॉग उठाई थे। मैं कहा भाई मैं इसको क्या उपहार दूं? लिख लीजिए। फोर्थ का तो डॉग अब छोटा शब्द नहीं रहा, मतलब मैं क्षमा चाहता हूं। डी का 4, सॉरी सॉरी, ये डॉग ने गरम गड़बड़ा दिया। 4 का डी, 4 का डी, 4 का डी, फिफ्थ का ए, सिक्स्थ का डी, सेवेंथ का सी, एट्थ का डी, नाइन्थ का ए, टेंथ का सी, 11th का बी, 12 का बी, 13 का ए, 14 का ए, 13 का ए, 14 का ए, 15 का ए, अगला भी ए, 16 का भी ए, 17 का डी, 18, 19 दोनों का सी, 18, 19 दोनों का सी, 20 का ए, 20 का ए, 21 का डी, डी फॉर डा, डारफूर, डारफूर शहर का नाम है, मतलब डी से क्या लिखा आपने? 22 ए, 23 का सी, अगेन 24 का सी, 24 का सी, 25 का बी,
26 का अगेन बी, 27 का भी बी, हाँ बी, 25 का बी, 26 का बी, 27 का बी, 28 का डी, 29 का बी, फिर बी, 30 का डी, 31 का ए, 32 का सी, 32 का सी, 33 का बी, 33 का बी, 34 का डी, 35 का डी, 34 का डी। अब देखिए एक दो सवाल लोगों ने पूछे हैं। कौन सा? 25 आप पूछ रहे हो? अब मैं देख लेता हूं। देखिए अब एक किसी ने 25 में पूछा है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको, तो ध्यान सुन लीजिए। भारत के संविधान ने हर नागरिक के लिए 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए हैं। 10 हैं, 11 हैं? गलत हो गया स्टेटमेंट ये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A में प्रतिष्ठापित मूल कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन का उपबंध है क्या? नहीं है, नहीं होगा। इसका मतलब है, आप याद रखिएगा, प्रस्तावना, निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये नॉन जस्टिसेबल है। तीनों नॉन जस्टिसेबल हैं, नैतिक हैं। इसका मतलब है इनको क्रियान्वित करने के लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये तीनों है। तो अब दोनों ऑप्शन बता दिए मैंने, इसमें दोनों कथन गलत हो रहे हैं क्या? अच्छा 25 तो मैंने क्या बोल दिया? अच्छा तो करेक्ट कर लो, 25 में करेक्ट कर लो, क्योंकि दोनों ऑप्शन गलत है यहाँ पे। 25 में दोनों गलत है। और कोई डाउट हो बताइए? कौन सा? 21, 31 मैं पढ़ ले रहा हूँ, सबका पढ़ लूंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। 31, 35, अभी अच्छा कोई 31 नहीं पूछ रहा है। 31 किसी ने पूछा है, तो जरा ध्यान सुन लीजिए। ब्रिटेन और भारत की शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ब्रिटिश सरकार के मंत्री विधि के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं है। ये सही है गलत है? ये सही है। आप याद रखिए, हमारे यहाँ मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विचार नहीं आता, और राष्ट्रपति न्यायालय के सामने उत्तरदायी है नहीं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ी सफाई से राष्ट्रपति और मंत्री दोनों को बचा लिया है यहीं पे। यानी ब्रिटेन में क्या है कि हर कागजात पे महारानी साइन करती हैं, और वो महारानी उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि उत्तरदायी मंत्री होता है। हमारे यहाँ हर कागजात पे प्रेसिडेंट का साइन होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट न न्यायालय के सामने उत्तरदायी होता है, क्योंकि संविधान लिख दिया गया है। मंत्री को उत्तरदायित्व होने का सवाल नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ ब्रिटिश सिस्टम को नहीं अपनाया गया। ब्रिटिश सिस्टम में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का विचार है, हमारे यहाँ ऐसा विचार नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब इसमें डाउट है? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संसद किसी भी सदन का सदस्य हो सकता नहीं है। ब्रिटेन में परंपरा है कि प्रधानमंत्री कहाँ से आएगा? निचले सदन से आएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड से नहीं आ सकता, जैसा कि हमारे यहाँ कई बार हुआ। और अब ऑप्शन ठीक होगा, देख लें। क्वेश्चन नंबर, किसी ने 21 ही पूछा है? हाँ बता दे रहे हैं। अब 21 के हम बता दे रहे हैं। अगर आप समझ गए हैं गलत है तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप समझ गए गलत है तब तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन सा? अच्छा पहले 21 बता लेंगे भाई, एक ऐसे करेंगे। भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसे संसद ने विधि द्वारा छूट प्रदान की है, उसे लाभ का पद धारण करता है। बेटा ऑप्शन सही है नहीं है? भाई सीधी सी बात है भाई, एकदम। भाई संसद ने जिसे भी लाभ का पद नहीं कहा है, वो सारे लाभ के पद हैं।
1958 में ऐसा संसद ने बना रखा, पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। दूसरा, विकृत और सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान है। अच्छा, मतलब इसमें एक डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, ये भी सही होगा। तीसरा है, सदन की अनुज्ञा के बगैर, यानी रिमेन अब्सेंट विदाउट सीटों के अनुपस्थिति, ये भी तो ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन 1, 2, 3, तीनों सही है, तीनों सही। पांचवा पांचवा बता दे रहा हूं। पांचवा नंबर, अच्छा, निंदा प्रस्ताव मतलब थू थू करना, शेम 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 शेम। तो शेम शेम कब करेंगे आप? इसे लाने के लिए सदन की अनुमति आवश्यक है। मैं देखिए लॉजिकल है, कोई प्रस्ताव बिना सदन के, बिना स्पीकर की, टेक्निकली बिना स्पीकर के, और सदन की कस्टडी किसके पास होती है? स्पीकर के पास है। तो बिना स्पीकर से कोई मामला अप्लाई नहीं सकते, पहला। इस पर चर्चा के लिए समय तिथि निश्चित करने सरकार नहीं। कोई मामला सदन में आ गया तो लॉजिकल याद रखिएगा, इसलिए मैं आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए। जैसे कोई मामला सदन के सामने आता है, सरकार की उसमें कोई हैसियत नहीं होती, वो केवल स्पीकर का विशेषाधिकार रहेगा, सरकार का मतलब नहीं है, बात ध्यान रखने की है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? गलत। अरे तो ऑप्शन लगवा लो यार, वैसा मतलब कि अब ऑप्शन जो भी हम लगाए, जो हमें उत्तर बता दे रहे हैं, तो ऑप्शन मतलब वैसा टिक कर लो आप, सही है कि नहीं है? अब हो जाएगा। फिर यह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध किया जाता है। निंदा प्रस्ताव संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है, व्यक्तिगत तौर पे भी आता है भाई। निंदा प्रस्ताव व्यक्तिगत मंत्री के खिलाफ भी आता है। प्रस्तावों के नियम को होने के नाते स्पीकर, बिल्कुल सही बात है। क्या है मतलब कि अब आंसर समझ गए क्या होगा? अगर मान लीजिए, क्या थोड़ा सा, कौन सा सही भाई, कौन सही नहीं हुआ इसमें? इस पर चर्चा के लिए समय तिथि की सरकार स्वतंत्र है, ये गलत है, यही गलत है। हाँ, अच्छा, आंसर जो मुझे मिला फटाफट मैंने बता दिया, तो आंसर में कहीं कोई डाउट है भाई? कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक होते, देखिए हमारी जो यहाँ पे सब टीम है तो सब अच्छे से काम करते हैं, तो हमने पूरा भरोसा रखते हैं, इसे हमने चेक नहीं किया, और कई बार उनसे प्रिस्टिंग ह्यूमन एरर हो जाते हैं, तो इसमें बहुत चिंता की बात नहीं है। अब मैं ये बता दूं कि अब मैं ये बता दूं मेरा आंसर गलत है, इसका मतलब मैंने अपने उन लोगों पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? क्या लिखें? 26 मतलब एक आध में गलती है, ज्यादा में गलती है? दूसरे का मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, कई बार गलत। अच्छा, अब 26 सीजन पूछा है, मैं पढ़ूं? थोड़ा शांत हो जाइए और देखिए। अब तो आपको इतना समझदार होना चाहिए, प्रश्न लिख के बस जो दंदना के उत्तर कर लीजिए, अगर कहीं कहीं गड़बड़ा रहा है आंसर तो उसको देख लीजिए। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में विचार करिए, प्रियम्बल हमने बता ही दिया, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही बात है, ये सही है। यह संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवरन भारतीयवाद से हेम ने पूछा, दौड़ा लिया उन्होंने मारने के लिए, उनका ऐसा कहना मत। हमने कहा सर, आप बेरूबारी ने यही कहा था संविधान का हिस्सा नहीं है, उस समय सीकरी थे जज, दौड़ा लिया, अटॉर्नी जनरल को भागते भागते समय नहीं मिला। इसे कभी ये मत कहे कि संविधान का हिस्सा नहीं है, है। इसे संविधान सभा की स्वीकृति प्राप्त है। अरे भाई, पूरे संविधान हमारा संविधान सभा को स्वीकृति प्राप्त है। तो अब बताइए क्या उत्तर होगा उसका? अब आंसर हो पता चल गया कि नहीं आपको? कर लीजिए। और पहला, अच्छा पहला, पहला। अब सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? पहले इत्मीनान सुन लीजिए। अच्छा, जो सवाल पूछ रहा है, जो नहीं पूछा उस वो भी ध्यान सुन ले, ऐसा नहीं हो सकता कुछ फायदा उनको भी मिल जाए। दैहिक स्वतंत्रता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है?
यानी पर्सनल लिबर्टी मतलब कौन सा कथन सही नहीं है? वही बात तो है यार, सही नहीं है। Oh my God. अब देखो, अब ये गड़बड़ी है। तो पहला है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति को तर्कसंगत आधार के बिना उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का अपराधिकार राज्य के पास नहीं है। अब बताओ सही है कि नहीं सही है? यानी तार्किक आधार का मतलब संविधि का उल्लंघन किया हो तभी तो आप किसी विरासत में ले सकते हैं। दैहिक स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है, मैं क्लास करके निकले, जैसे निकले बाहर जिप्सी वाला 100 नंबर खड़ा है, कहाँ? उनका समोसा खाने, उनका इधर खोपचे में चलो, जिप्सी में बैठा के लेके भाग गया। बताइए, हमारा देह, मेरे देह पर मेरा नियंत्रण रहेगा राज्य का? अरे दोस्तों, आपके दिल पर किसका नियंत्रण है? आपके हाथ पर किसका नियंत्रण है? टैटू बनाने का अधिकार किसका? बात सही है, तो अब इसमें क्या पूछना है? बताओ। किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखने का आधार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होना चाहिए। सही बात है। एक देखिए कंफ्यूजन, मैं फिर कर रहा हूं। मेनका गांधी ने मेनका गांधी केस में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि की उचित प्रक्रिया बदल दिया। संविधान में आज भी यही लिखा है। लेकिन तीसरा ऑप्शन भी देख लें, दैहिक स्वतंत्रता को न्यायिक बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है कि नहीं है? बिल्कुल है, हैबियस कॉर्पस। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से विधि की सम्यक प्रक्रिया गढ़ा नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ गोपालन में नहीं, मानेका गांधी वाद में आया था। तो आंसर कौन सा गलत होगा? डी। हाँ, अब आप देखिए, अब आप पूछेंगे भाई, अब देखिए तो अच्छा इसमें अच्छा बी लगा है क्या? अच्छा अच्छा, तो डी, बी नहीं डी। और बताइए, हो गया? थोड़ा थोड़ा सदन की मर्यादा थोड़ा ध्यान रखिए। अब आप लोग चिल्लाएंगे तो मेरी बात पहुंच नहीं पाएगी, फिर थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा शांत हो जाओ। नहीं, अब व्हाट्सअप करवा दें, कोई बात नहीं, अब अभी बता दे रहा हूँ, व्हाट्सअप करने की 20। अच्छा 20। 20। अच्छा 20 इधर है, हाँ 20 आपने क्या कह रहे हैं? कौन सा तीसरा? अच्छा 20 बता दें, फिर तीसरे पे आ जाएंगे। क्या करें? कोई बात नहीं है। अच्छा आप लोग नहीं, अब जो पूछ रहे हैं बता ही दूं मैं, जो लोग पूछ रहे हैं तो, और जो आपने करेक्शन किया है उसको जरा यहाँ पे ऑफिस में बता दीजिएगा, आप लोग ऑफिस में करेक्ट करवा दीजिएगा। तो हाँ, कौन सवाल 20 आपने पूछ रहे हैं? 20। अब 20 अब सुन लीजिए। विचार विमर्श कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन को अवरुद्ध करने का अधिकार, ये सामूहिक विशेषाधिकार संसद का है या नहीं है? एकदम लॉजिकल है। सदन में क्या छपेगी क्या नहीं छपेगा, ये तो विशेषाधिकार है। अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करने, अपरिचित को दीर्घा में कभी भी अपवर्जित करने का अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल है। यानी स्पीकर जिस तरीके से सदन को संचालित करने के लिए अधिकार लेता है वो सब सामूहिक है। अपने विशेषाधिकारों को हटाने के लिए सदस्यों बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार, ये भी बाकायदा सदन का अधिकार है। क्या? अरे पहले पढ़े तो लेने दो चारों। तीसरा भी सही है, कोई डाउट नहीं है। चौथा, तथापि जो भी संसद की दीवारों के भीतर कहा अथवा गया उसकी न्यायालय जांच की जाएगी, गलत है। ये चौथा गलत है, बाकी तीन सही है। तीन सही है। अब थोड़ा धीरे से, हाँ अब बोलो क्या लिखा है?
अरे भाई सीधी सी बात है, विशेषाधिकारों के हनन के लिए सदस्यों बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार, मतलब है ऐसा है। इसमें कोई स्पीकर जैसा कोई स्पेशल दिखाई नहीं गया था, तो माना जाएगा, है ना? हाँ, माना जाएगा। अच्छा ये थोड़ा देर बस एक बात सुन लीजिए, मान लीजिए कई जगह स्पेसिफिक शब्द नहीं तो हम रिलेटिव अर्थ लेते हैं उसका, हर जगह निरपेक्ष अर्थ नहीं होता। कौन सा? वन एट 18। आपने क्या पूछा था? चौथा। अच्छा, आराम से सबके जवाब मिल जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। चौथा, चौथा सुन रहे हैं? चौथा सवाल खोल लीजिए, मैं पढ़ रहा हूं। अरे प्रभु जी बोलने तो दो, प्राण लोगी। ओहो, अभी चौथा में बताया नहीं तो तीसरा भी। पहला, मेनका गांधी वाद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, यही पूछा गया है। यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 19 और 21 अपरिवर्तनीय है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, सही है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? यह निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में अंतर्विष्ट कोई विधि अनुच्छेद 19 की अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं करती है। It was held that law coming under Article 21 may not satisfy the requirement of अरे गलत है ये, पहली बात काट रहा है, अपनी बात को काट रहा है। भाई सीधी सी बात है, अनुच्छेद 21 में कोई विधि बनी तो 19 को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो पहली बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा टेररिज्म कानून बन गया, कोई आतंकवाद को रोकने के कानून बना, तो आर्टिकल 19 तो वैसे खत्म कर देगा ये। भाई किसी को जेल में रख दिया गया तो 19 का क्या मतलब होता है? क्योंकि जान है, किसकी जान? सबकी जान, जान है तो जान है। अरे जब 21 नहीं तो 19 का, अब आप जेल में जाकर कहे मैं गाना गाऊंगा, तो देखिए अब सुकेश चंद्रशेखर, ये देखो सुकेश चंद्रशेखर जेल में रह के बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से मिलता था, पता नहीं कैसे मिलता था। गलत है कि सही है? गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। निष्पक्ष विचारण से विचाराधीन अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात नहीं होता। इट वॉज तीसरा, ए फेयर ट्रायल एलिमिनेट द बायसेस अगेंस्ट द एक्यूज इन ट्रायल। ठीक है, फेयर ट्रायल का मतलब सही है, ऑप्शन सही है। चौथा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है, ये हमारे यहाँ बिल्कुल सही माना गया है। ज्ञान कौर केस में बाकायदा उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि हमारे यहाँ जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। क्यों? कौन सा? कोई बात नहीं, किसका ऑप्शन गलत है? 16 का? अच्छा, चौथे का ऑप्शन क्या हो गया है? अरे यार डी ही तो लिखा गया है। अच्छा नहीं है तो हाँ ठीक है, हाँ इसमें बी ऑप्शन होगा, चौथे में बी होगा ना? क्या तीसरा ही पूछना है? अच्छा अच्छा, तीसरा सुन लीजिए, अब आराम से आप सुनेंगे, मैं सबकी बात का थोड़ा सा धैर्य रखिए। तीसरा, किसी व्यक्ति को मूल अधिकार कौन सा नहीं दिया गया है? ये बात स्पष्ट है। एक ही दंड के लिए एक से अधिक बार अभियोजन और दंड के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है, नहीं दिया गया है? दिया गया है। एक मुर्गी को कितनी बार हलाल करेंगे? एक ही बार करेंगे। अच्छा, लालू यादव को बार बार हलाल क्यों किया जा रहा है? अच्छा, दूसरी बात है, अपने विरुद्ध अभियोजन के समर्थन के साक्ष्य के रूप में अपने हस्तलेख का नमूना देने में कार्य करना। बताइए, टू रिफ्यूज टू गिव सैंपल ऑफ सपोर्ट प्रोसिक्यूट अगेंस्ट हिम, ये क्या है? अच्छा, अभी गलत सही है, अब अगला ऑप्शन देख के तय करेंगे, क्योंकि थोड़ा सही के पास भी जा रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज। तो अगला तीसरा ऑप्शन है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य के रूप में काम करना, ये तो एकदम गलत है, एकदम गलत है। चौथा है किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं ठहराए जाने का अधिकार। ठीक है, इसमें तो सीधा ऑप्शन आ गया, कौन सा ऑप्शन आएगा?
इसमें कौन सा नहीं है, बताइए कौन सा होगा? हाँ। अरे अच्छा, अभी एक बात देखें, नॉट हैज बीन कौन सा टू रिफ्यूज? अरे भाई, टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ दिया गया है ना। अच्छा, टू टू अच्छा, हाँ, ये ऑप्शन सी होगा। ये नहीं है, इसमें क्या लिखा गया है? दिया है। ऑप्शन क्या लिख दिया गया है? अच्छा, कोई बात नहीं। हमने फिर कहा जो ऑप्शन हमें मिला मैंने बता दिया। कोई बात नहीं। जो अच्छा, और बताइए कौन सा? थोड़ा थोड़ा चुप रहोगे तभी तो होगा। थोड़ा चुप हो जाओ भाई। एक इकट्ठे सब लोग कहेंगे तो कैसे बात बनेगी? कौन सा? 16? ठीक है। 16 सुन लीजिए। 16, 16 सुन लीजिए, पहले ध्यान सुन लीजिए। संसद में पूरा पूरा स्थापित किसी विधेयक के अधिनियम बनने में निम्नलिखित किन प्रक्रियाओं को अपनाया जाना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है, इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा। बताइए। सही ऑप्शन है ये। भाई, कोई बिल एक्ट कब बनेगा? जब दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाए। राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करेगा। सही है। संसद द्वारा अनुसमर्थन हो जाने पर प्रधानमंत्री नहीं करेगा। प्रधानमंत्री कहां हस्ताक्षर करता है? उच्चतम न्यायालय अनुमोदन घोषित करेगा कि यह संसद कहते। गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा? एक और दो। इसमें ऑप्शन क्या होगा? एक और दो, ये तो सही तो है यार। Oh my God. और बताइए। हो गया। और किस कौन सा? अच्छा, 25 एक बार और भी देख लेते हैं। बस एक मिनट लास्ट में। 25, ये तो बताया तो अभी 25। 35, अच्छा अच्छा। थर्ड, आखिरी आखिरी बस। एक मिनट सुन लीजिए भाई, इतना जल्दबाजी मत करिए। लोकतंत्र की विशेषता क्या है? राजनीतिक समानता है। किसी प्रकार का भेदभाव न हो, वो भी सही है। नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, एकदम सही है। एक व्यक्ति एक मत का मान है, सब तो सही है। सब सही है। सब सही है। आज के लिए खूब हंसते हुए वापस जाइए, फिर मिलेंगे।